हेलो एवरीवन, नमस्कार। नैया पार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं प्रतीक जैन आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नैया पार प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की संपूर्ण तैयारी करवाते हैं और इसी क्रम में मेरे द्वारा आज से मुख्य परीक्षा प्रश्न पत्र क्रमांक 6 जिसका टाइटल है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन, इसकी शुरुआत की जा रही है। तो ये जो हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन वाला टाइटल है, इसका क्या पाठ्यक्रम होने वाला है, ये प्रश्न पत्र कितने अंक का पूछा जाएगा, कितने अंक के प्रश्न यहां से बनेंगे और कितने प्रश्न बनेंगे, इत्यादि सभी मुद्दों पर चर्चा आज के वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा निर्धारित जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसमें जो मुख्य परीक्षा है उसमें कुल मिलाकर के 6 पेपर होते हैं। उसमें यदि आप ये 6वां पेपर देखोगे, ये 6ठ प्रश्न पत्र देखोगे, तो इसका टाइटल आपको देखने को मिल रहा है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। और ये वाला जो पेपर है ये 100 अंक का आपसे पूछा जाता है और इसे हल करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि मुख्य परीक्षा में 6 पेपर होते हैं। उसमें से शुरुआती जो 4 पेपर हैं, इनको लिखने का माध्यम हिंदी अथवा अंग्रेजी हो सकता है। मतलब हिंदी माध्यम वाला बच्चा इन शुरुआती 4 पेपर को हिंदी माध्यम में लिख सकता है और अंग्रेजी माध्यम वाला बच्चा इन शुरुआती 4 पेपर को अंग्रेजी माध्यम में लिख सकता है। लेकिन यदि आप 5वें प्रश्न पत्र की बात करो, 5वां प्रश्न पत्र है सामान्य हिंदी एवं व्याकरण और 6वां प्रश्न पत्र है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन, तो ये दोनों ही प्रश्न पत्र आपको हिंदी में ही लिखने होते हैं। अब चूंकि 5वां पेपर तो हिंदी का है तो इसको तो हिंदी में लिखना ही है, लेकिन 6वां पेपर हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का है, इसे भी आपको हिंदी माध्यम में ही लिखना होता है। कहने का मतलब यह है कि चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको 6वां प्रश्न पत्र हिंदी भाषा में ही लिखना होगा। तो कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए तो यह खुशखबरी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन विश्वास मानिए, यदि आपने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले और मेरे द्वारा बताए गए टिप्स को फॉलो किया तो आपको इस प्रश्न पत्र में भी दिक्कत नहीं जाएगी। नैया पार ऐप पर मैं आप सभी को 5वां प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी एवं व्याकरण पूरा पढ़ा चुका हूं। तो जिन बच्चों को हिंदी पढ़ना है वो इस कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आज से मैं कौन से प्रश्न पत्र की शुरुआत कर रहा हूं, आज से मैं आपको 6ठ प्रश्न पत्र पढ़ाने वाला हूं, 6वां प्रश्न पत्र पढ़ाने वाला हूं, जिसका टॉपिक है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का जो पेपर है 100 अंक का रहेगा। 2.5 घंटे का समय आपको हल करने के लिए दिया जाता है और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि यह वाला प्रश्न पत्र हिंदी भाषा में ही आपको लिखना है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी में ही लिखना है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा, सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो लास्ट के 2 पेपर हैं, सामान्य हिंदी एवं व्याकरण और हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन, ये दोनों ही पेपर हिंदी भाषा से संबंधित हैं और आप लोग प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हो। इस एग्जाम को पास करने के बाद आप लोगों की पोस्टिंग मध्य प्रदेश के जिलों में होने वाली है और आप सभी जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है। हमारे मध्य प्रदेश का सरकारी कामकाज विशुद्ध हिंदी भाषा में होता है। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यह चाहता है कि जो भी उम्मीदवार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं उनको हिंदी का कितना नॉलेज है, वो आपके हिंदी के ज्ञान का परीक्षण करना चाहते हैं। हिंदी भाषा में लेखन की योग्यता, हिंदी भाषा को समझने की योग्यता की जांच करना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने ये दोनों ही प्रश्न पत्र, 5वां और 6वां प्रश्न पत्र हिंदी भाषा का रखा है। बात समझ पा रहे हो? तो चाहे आप हिंदी माध्यम के हो, चाहे अंग्रेजी माध्यम के हो, आपको हिंदी भाषा का कौशल अपना दिखाना है। हिंदी भाषा को पढ़ने, समझने, लिखने की योग्यता का परीक्षण यहां पर होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम बात करेंगे
छठवें प्रश्न पत्र की, जिसका टाइटल है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। ठीक, चलो अब यह समझिए कि यहां से कितने कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो उन्होंने सिलेबस में साफ साफ लिख करके दिया है कि यहां पर कुल मिलाकर के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला जो प्रश्न है वो निबंध से संबंधित होगा, और ये वाला जो निबंध है ये आपको 1000 शब्दों में लिखना होता है, और इसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे? 50 अंक मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? मतलब होगा ये कि आपको वहां पर 4 टाइटल दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि इनमें से किसी एक टाइटल को चुनते हुए उस पर निबंध लिखिए। कितने शब्दों में? 1000 शब्दों में। और इतना जब आप लिखोगे तो आपको कितने अंक मिलेंगे? 50 अंक मिलेंगे। ठीक है, चलो फिर दूसरा प्रश्न जो होने वाला है यह भी निबंध से संबंधित ही होगा। ठीक है, एक प्रश्न रहेगा और यह वाला निबंध आपको 500 शब्दों में लिखना है। ठीक है, और इसको लिखने के लिए आपको कितने अंक मिलने वाले हैं? 20 अंक मिलने वाले हैं। यहां पे भी सेम यही होगा कि 4 टाइटल आपको दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक टाइटल का आपको चुनाव करना है और उस पर निबंध लिखना है। कितने शब्दों में? 500 शब्दों में, और इसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तीसरा जो हमारा प्रश्न होगा वो प्रारूप लेखन से संबंधित होगा। ठीक है, प्रारूप लेखन का मतलब है कि सरकारी कार्यालयों में जो पत्राचार के अलग अलग स्वरूप हैं उनसे संबंधित प्रश्न प्रारूप लेखन का प्रश्न होगा। जैसे कि शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र आदि। तो इनसे संबंधित प्रश्न यहां पर पूछा जाएगा। यह भी एक प्रश्न होगा, और ध्यान दीजिएगा यह वाला प्रश्न 15 अंक का आपसे पूछा जाएगा। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जब पाठ्यक्रम को टाइप करवाया है तो उनसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यदि आप देखोगे तो उन्होंने सिलेबस में लिख के दिया है प्रारूप लेखन 250 शब्दों में लिखना है और 15 अंक मिलेंगे, लेकिन जब उन्होंने अंकों का वितरण दिया तो यहां पर गलती से उन्होंने 500 शब्द लिख दिया है। बात समझ पा रहे हो? तो ध्यान रखिएगा, इसको काट करके आपको कितना कर देना है? 250 शब्द कर देना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? आगे जब उन्होंने सिलेबस को डिस्क्राइब किया है तो वहां पर उन्होंने प्रारूप लेखन 250 शब्दों में पूछने को कहा है। यह 15 अंक का प्रश्न रहेगा, लेकिन जब उन्होंने अंकों का वितरण लिखा है तो उनसे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसलिए इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, तो प्रारूप लेखन का प्रश्न क्रमांक 3 रहेगा। 250 शब्दों में आपको इसको लिखना है और इसके लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा चौथा प्रश्न जो रहेगा यह प्रतिवेदन से संबंधित रहेगा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, यह भी एक प्रश्न रहेगा और इसके लिए भी जो शब्द सीमा है वो 250 शब्द है और 15 अंक का यह वाला प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न पत्र क्रमांक 6 में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। शुरुआती 2 प्रश्न निबंध से होंगे, तीसरा प्रश्न प्रारूप लेखन का होगा और चौथा प्रश्न प्रतिवेदन का होगा। इस तरीके से 50, 20, 15, 15, 100 अंक का यह वाला प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाएगा और इसे हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि 2024 से जो हमारा नया सिलेबस प्रभावशील हुआ है उसमें इसे हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय दे दिया गया है। इसके पहले जो हमारा सिलेबस हुआ करता था उसमें हल करने के लिए हमें 2 घंटे का समय मिलता था, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आधे घंटे का समय बढ़ा दिया गया है और अब इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलो अब देखते हैं प्रश्न कहां कहां से बनने वाले हैं, सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा 6वां प्रश्न पत्र है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। उसमें सबसे पहला जो प्रश्न रहेगा वो निबंध का प्रश्न रहेगा। 4 टाइटल आपको दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक टाइटल आपको चुनना है और उस पर निबंध लिखना है। यह वाला निबंध 1000 शब्दों का लिखना है आपको और 50 अंक आपको यहां पर इसके लिए मिलेंगे। अब देखो ध्यान से, यहां पर इन्होंने कुछ टॉपिक लिख करके दिए हैं, तो ये सभी जो टॉपिक हैं ये आपको एक एक करके अच्छे से तैयार करने हैं। मैं आपको करवाऊंगा। बात समझ में आ रही है?
लेकिन थोड़ा सा भाषा को पकड़ने की कोशिश करिएगा कि उन्होंने ये लिखा है कि निम्नांकित विषय क्षेत्रों से निबंध पूछा जा सकता है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि निबंध इनसे पूछा जाएगा, इनसे ही पूछा जाएगा, उन्होंने ये नहीं लिखा। उन्होंने ये लिखा कि निम्नांकित विषय क्षेत्रों से प्रश्न पूछा जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि ये सभी टॉपिक्स तो आपको तैयार करने ही हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो इसमें लिखे नहीं हैं, वो भी आपको तैयार करने हैं। बात समझ में आ रही है? तो निम्नांकित विषय क्षेत्रों से प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा उन्होंने लिख करके दिया है। तो ये तो हमारे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। जैसे कि पहला टॉपिक उन्होंने लिख के दिया है भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा। ठीक है, आप लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देखा होगा, उसमें आपकी यूनिट नंबर 1 है भारत का इतिहास। उसमें लिखा हुआ है संकल्पना एवं विचार, और उसमें आपने देखा होगा लिखा है प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, है ना? लिखा है कि नहीं? तो प्रारंभिक परीक्षा में भी ये वाला टॉपिक दिया गया है और मुख्य परीक्षा में निबंध में ये वाला टॉपिक पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने लिख करके दिया है विकसित भारत 2047, इस पर भी हम निबंध तैयार करेंगे, ये काफी चर्चा का विषय है इस समय। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, हम सभी जानते हैं कि ये वाला मुद्दा काफी चर्चा का विषय है। हम आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी क्रम में ये वाला टॉपिक भी हमारे निबंध के टॉपिक में रखा गया है। इसके अलावा स्वर्णिम मध्य प्रदेश, अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते हुए कदम, मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, आध्यात्म, विश्वग्राम की संकल्पना, शिक्षा में गुणवत्ता, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निबंध के हिसाब से, चर्चा करेंगे हम इस पे। अगला है परंपरागत कौशल आधारित व्यवसाय, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, है ना, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी आजकल काफी चर्चा का विषय होता है। और प्रारंभिक परीक्षा में जो यूनिट नंबर 9 है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, वहां पर भी ये टॉपिक होता है, वहां पर भी आप पढ़ते हो। ठीक है, तो यहां पर इसको हम निबंध के रूप में पढ़ेंगे। इसके अलावा परंपरागत खेल, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता एवं संस्कृति, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन, इसके अलावा युवा नीति, योग एवं स्वास्थ्य, ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स, नेतृत्व एवं विकास, सुशासन, नौकरशाही, लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, जनजातीय विकास। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो नया सिलेबस डिसाइड किया है उसमें जनजाति वाले टॉपिक का समावेश किया है। एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूरी की पूरी यूनिट नंबर 10 जनजातियों को समर्पित है और जनजातियों से संबंधित ही टॉपिक है जनजातीय विकास, ये भी हम निबंध में देखेंगे, पढ़ेंगे। इसके अलावा स्वदेशी, स्वभाषा, राष्ट्रीयता के विभिन्न मुद्दे, राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सतत विकास लक्ष्य, ये टॉपिक भी हमारे सिलेबस में प्रारंभिक परीक्षा में देखने को मिलता है, आपको याद होगा। इसके अलावा समावेशी विकास, ग्राहक जागरूकता, आज की आवश्यकता, है ना, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा, इसके अलावा व्यवसायगत सरलता, सोशल मीडिया का मानव जीवन पर प्रभाव, ये तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। आप सभी जानते हैं कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आज के समय में हम लोग गुलाम हो चुके हैं, लेकिन हमें गुलाम नहीं बनना है, ये एक समस्या भी है। इनका सीमित मात्रा में प्रयोग करोगे तो ये आपके लिए लाभदायी है, लेकिन अत्यधिक प्रयोग करोगे तो आपके लिए नुकसानदायक है। तो सोशल मीडिया का मानव जीवन पर क्या प्रभाव है, क्या सकारात्मक प्रभाव है, क्या नकारात्मक प्रभाव है, यह भी हमें निबंध के रूप में पूछा जाएगा, है ना। इसके अलावा गौरवशाली भारतीय संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की भावना, है ना, मानवीय जीवन में संस्कार और जीवन मूल्य, वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम या पॉलिसी 2030। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स उन्होंने सिलेबस में लिख करके दिए हैं। इन सभी से संबंधित प्रथम निबंध हमसे पूछा जा सकता है,
इन शब्दों पे फोकस करिएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इन सभी टॉपिक्स को हम लोग घोंट के पी जाएंगे, लेकिन इनके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो सीधे सीधे यहां लिखे नहीं है, उनको भी हम यहां पे तैयार करके जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया हमारा प्रथम निबंध 1000 शब्दों वाला, 50 अंक का पूछा जाएगा। फिर जो हमारा दूसरा प्रश्न रहेगा, इसमें भी हमें निबंध लिखना है, लेकिन ये वाला जो निबंध है ये समसामयिक समस्याएं और उनके निदान से संबंधित होगा। समसामयिक समस्याएं और उनके निदान, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह हुआ कि वर्तमान समय में हम भारत के स्तर पर, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिन समस्याओं को देख रहे हैं, वो समस्याएं कौन कौन सी हैं, उनका निदान हमें कैसे करना है, इन विषयों पर प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। ये हमारा दूसरा निबंध होने वाला है। ठीक है, इस निबंध के लिए शब्द सीमा 500 शब्दों के लिए है और इसको लिखने के लिए आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। ठीक है, अब ये समसामयिक समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। तो वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि आतंकवाद की समस्या विकराल स्वरूप ले रही है। तो आतंकवाद क्या है, यह समस्या के रूप में कैसे है, इसका निपटान कैसे किया जा सकता है, निदान कैसे किया जा सकता है, इस पर निबंध पूछा जा सकता है। इसके अलावा आज के समय में साइबर फ्रॉड या साइबर अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो यह भी एक समसामयिक समस्या है, इसका निदान कैसे करना है, इस पर निबंध पूछा जा सकता है। इसके अलावा आज के समय में हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, यह समस्या क्या है और इसका निदान क्या है। अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी प्रकार हमारे भारत देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हमें महिलाओं पर अत्याचार देखने को मिलते हैं। बलात्कार की समस्या, छेड़छाड़ की समस्या, ईव टीजिंग होती है महिलाओं के साथ, ऑनर किलिंग जैसी समस्याएं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं महिलाओं से संबंधित हैं। तो उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है और उनका क्या निदान हो सकता है, वो आपको उपाय बताने होंगे इन निबंधों में। बात समझ पा रहे हो? इसी प्रकार आप देख पा रहे हो रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध, ये वैश्विक समस्याएं हैं। तो ये समस्याएं क्या हैं और इनका निदान क्या है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि समसामयिक समस्याओं के रूप में देखे जाते हैं। तो आपको वो समस्या तो पता होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका निदान करने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए वो भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का निबंध आपसे पूछा जाएगा 500 शब्दों में और 20 अंक आपको इसके लिए मिलेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न होगा हमारा। तीसरा प्रश्न जो होने वाला है वो प्रारूप लेखन से होने वाला है। मैंने आपको बताया कि हमारे मध्य प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में पत्राचार के कई सारे स्वरूप हैं, जैसे कि शासकीय पत्र होता है, अर्धशासकीय पत्र होता है, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक आदि। तो ये सभी क्या है, प्रारूप लेखन की अलग अलग प्रणालियां हैं। इनसे संबंधित प्रश्न हमारा प्रश्न पत्र क्रमांक 3 में होगा। अब ये क्यों रखा गया, तो इसके लिए भी आप दिमाग लगा सकते हो कि आप सभी इस परीक्षा को पास करके प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हैं। और प्रशासनिक अधिकारी जब आप बन जाओगे, दफ्तर में बैठोगे, कुर्सी पर बैठोगे, तो ये सभी जो पत्रावली हैं इनसे आपका डेली सामना होने वाला है। कभी शासकीय पत्र आपके पास आएगा, कभी अर्धशासकीय पत्र आएगा, कभी परिपत्र आएगा, कभी कार्यालय आदेश आएगा, कभी पृष्ठांकन, है ना। तो ये क्या होते हैं ये आपको अभी से पता होना चाहिए। अधिकारी बनने के पहले ही इनके बारे में जानकारी ले लो, इनसे रूबरू हो लो। इसीलिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इन पत्रों को भी सिलेबस में अभी से रख दिया है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र क्रमांक 3 जो होगा वो प्रारूप लेखन से संबंधित होगा, जिसमें शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, अनुस्मारक को हम स्मरण पत्र भी कहते हैं, रिमाइंडर लेटर भी कहते हैं, इनमें से प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, 250 शब्दों में आपको इस प्रश्न का उत्तर देना होगा और इसके लिए आपको कितने अंक मिलेंगे, 15 अंक मिलने वाले हैं। अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर बात? तो ये होने वाला है प्रारूप लेखन का प्रश्न। अगला जो हमारा प्रश्न होगा वो प्रतिवेदन से संबंधित होगा। प्रतिवेदन जिसे इंग्लिश में कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। इसके अंतर्गत
प्रतिवेदन तो आपसे पूछा ही जा सकता है, साथ ही साथ अधिसूचना का प्रश्न भी बन सकता है। यहां पर अधिसूचना को इंग्लिश में नोटिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा ज्ञापन का प्रश्न बन सकता है, जिसे इंग्लिश में मेमोरेंडम कहते हैं। इसके अलावा टिप्पण लेखन जिसे नोटिंग इंग्लिश में आप कहते हो या नोटशीट भी कह देते हो, इससे संबंधित प्रश्न भी बन सकता है। तो प्रतिवेदन, अधिसूचना, ज्ञापन, टिप्पण लेखन, इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो प्रश्न पत्र क्रमांक 4 में पूछा जाएगा। ये भी प्रश्न 250 शब्दों का रहेगा, मतलब इसका उत्तर 250 शब्दों में देना है। और इसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं? 15 अंक निर्धारित हैं। अब यहां से कैसे प्रश्न बनेंगे? तो यहां से प्रश्नों की दो प्रकार की प्रकृति हो सकती है। यदि हम इसकी प्रकृति की बात करें तो इनसे संबंधित जो थ्योरी है ये हमसे पूछी जा सकती है। कैसा प्रश्न बनेगा? प्रश्न बनेगा शासकीय पत्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, इसके अंग लिखते हुए एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न 250 शब्दों में पूछा जा सकता है और 15 अंक आपको इसके लिए मिलेंगे। मतलब थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है। इसी प्रकार प्रश्न बन सकता है शासकीय व अर्धशासकीय पत्रों में अंतर स्पष्ट करते हुए दोनों के एक एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। ऐसा प्रश्न बन सकता है थ्योरी का। परिपत्र किसे कहते हैं, विशेषताएं लिखते हुए परिपत्र का एक प्रारूप प्रस्तुत करिए। कुल मिलाकर के थ्योरी वाला प्रश्न इस प्रकार का यहां से बन सकता है। इसके अलावा ऐसा प्रश्न भी बनता आया है कि वो आपको एक कंडीशन देंगे कि स्वयं को सचिव सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश शासन मानते हुए मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों के कलेक्टर को या जिलाधीश को एक परिपत्र लिखिए जिसमें डैश 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 समस्या का उल्लेख किया गया हो, या आपको एक कंडीशन दे दी जाएगी, उस पर आपको परिपत्र लिखना है। बात समझ पा रहे हो? तो दो प्रकार के प्रश्न यहां से बन सकते हैं, या तो थ्योरी आपसे पूछी जाएगी या तो फिर आपको वो एक कंडीशन देंगे कि स्वयं को इस पद का व्यक्ति मानते हुए समस्त जिलाधीश को एक परिपत्र लिखिए जिसमें इस समस्या का उल्लेख किया गया हो या इस शासकीय कार्य का उल्लेख किया गया हो। तो कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे यहां पे पूछा जा सकता है। ठीक, सेम यहां पे भी यही रहेगा। प्रतिवेदन, अधिसूचना, ज्ञापन, टिप्पण लेखन, इनसे संबंधित थ्योरी पूछी जा सकती है। प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन की विशेषताएं, प्रतिवेदन के तत्व कौन कौन से हैं, प्रतिवेदन का एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए, है ना। अधिसूचना किसे कहते हैं, अधिसूचना की विशेषताएं लिखते हुए एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। ज्ञापन किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए और प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न यहां से बन सकते हैं थ्योरी के फॉर्म में 15 नंबर का। या तो फिर वो क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे और उस कंडीशन के आधार पर आपको प्रतिवेदन, अधिसूचना, ज्ञापन या टिप्पण लेखन आपको लिख करके बताना होगा। इस प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति प्रश्न क्रमांक 3 में भी रहेगी और प्रश्न क्रमांक 4 में भी रहेगी। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर के 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आप लोगों को उत्तर देना है। और 100 अंक का ये वाला प्रश्न पत्र होगा, 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मुख्य परीक्षा की तैयारी में ये जो शुरुआती 4 पेपर हैं, 1, 2, 3, 4, इनका पाठ्यक्रम काफी बड़ा है। 300 नंबर के ये प्रश्न पत्र हैं, चारों प्रश्न पत्र, और इनका पाठ्यक्रम काफी बड़ा है। मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तब जाके आपको इन विषयों में महारत हासिल होगी। लेकिन यदि आप देख पा रहे हैं कि पेपर 5 200 नंबर का है और पेपर 6 100 नंबर का है, मतलब पेपर 5 और पेपर 6 मिलकर के 300 अंक बनाते हैं और इनका पाठ्यक्रम बहुत सीमित है। और ये दोनों ही प्रश्न पत्र मैं आपको पढ़ाता हूं। तो यदि आप मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, प्रॉपर बताए गए नोट्स को फॉलो करते हैं, तो इन दोनों ही प्रश्न पत्रों में बहुत अच्छे अंक आप हासिल कर सकते हैं। हिंदी में बात की जाए तो 200 में से 150, 160 या इससे अधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। और यदि हम निबंध वाले पेपर की बात करें जो कि 100 अंक का है, 100 में से 75 से 80 या इससे अधिक अंक भी विद्यार्थियों ने प्राप्त किए हैं। और मैं स्वयं का उदाहरण दूं तो 2015 के मेंस में
मुझे 100 में से 76 नंबर मिले थे, 76 नंबर मिले थे इस निबंध और प्रारूप लेखन वाले पेपर में। बात समझ पा रहे हो? तो ये वाला पेपर बहुत आसान है, दोनों ही पेपर बहुत आसान है, और बताए गए नियमों को, बताए गए नोट्स को, क्लासेस को फॉलो कीजिए तो निश्चित रूप से आप यहां पे अच्छे अंक हासिल कर लेंगे। इन पेपर्स में आप कितनी भी मेहनत कर लो, कहीं ना कहीं नंबर कट ही जाते हैं, और बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है तो कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न हमसे मुख्य परीक्षा में लिखते समय चूक भी जाते हैं, या तो टाइम कम पड़ जाता है या उन प्रश्नों का उत्तर ही हमें नहीं पता, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, कुछ चीजें हम पढ़ ही नहीं पाए। लेकिन ये दो प्रश्न पत्र ऐसे हैं कि पूरा पूरा पढ़े में से आता है, नोट्स के अंदर से आता है, बस आपको नोट्स को घोंट के पी जाना है और वहां पर लिख करके आ जाना है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो ये ऐसे पेपर हैं कि यदि यहां पे नंबर आपके कम हो गए हैं तो कहीं ना कहीं ये वाले पेपर उन नंबरों की क्षतिपूर्ति कर देते हैं। यहां पर आप अच्छा स्कोर कर लीजिए तो टोटल स्कोर आपका अच्छा हो जाता है, और डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी तक की जो यात्रा है वो आप लोग यहां पे तय कर पाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि प्रश्न पत्र क्रमांक 6 हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन का जो पाठ्यक्रम मैंने आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और आप लोगों ने प्रॉपर्ली नोट डाउन भी कर लिया है। तो ये हमारी पहली कक्षा थी जिसमें हमने पाठ्यक्रम को समझा और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे उसको समझा। अब अगले वीडियो लेक्चर में हमारी जो शुरुआत होने वाली है, अगली वीडियो लेक्चर में हम पाठ्यक्रम को एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, और हम शुरुआत करेंगे प्रारूप लेखन से। पहले मैं आपको प्रारूप लेखन के ये सभी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, पत्र लेखन कैसे करते हैं, या इनकी थ्योरी वाला पार्ट ये सब पढ़ाऊंगा। फिर मैं आपको ये प्रतिवेदन वाला पार्ट पूरा पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर हम बड़े निबंध और छोटे निबंध इनके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब 1 से 1.5 महीने हमारा ये सिलेबस चलने वाला है, और इन कक्षाओं में हम इस पाठ्यक्रम को बहुत ही शानदार तरीके से कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे कि एक भी प्रश्न हमारे नोट्स के अंदर से बाहर ना जाने पाए। ठीक है, चलिए, तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वीडियो लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी और प्रारूप लेखन की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।